हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 फॉर मैक्रोइकोनॉमिक्स सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन की डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और आज हम एक जो टॉपिक करने जा रहे हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। हालांकि वो टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके अंदर बहुत सारी हमें इक्वेशन देखने को मिलेंगी। और ये जो टॉपिक है, ये ज्यादातर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि इकोनॉमिक ऑनर्स से की डिग्री परस्यू कर रहे हैं। 11th क्लास के बच्चों के लिए ये टॉपिक, 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए ये टॉपिक इतना जरूरी नहीं है। तो आप चाहे तो आप बाकी लेक्चर देख सकते हैं और नए लेक्चर्स का वेट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हैं, जो हायर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनके लिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेरा नाम है सी अंकित जैन। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो हमने इन्फ्लेशन के बारे में ये पढ़ा था कि व्हेन देयर इज अ प्राइस राइज इन द इकोनॉमी, तब हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, टेक्निकली ये आपको इन्फ्लेशन का कॉज बताए कि भाई आपकी इन्फ्लेशन होता क्यों है, व्हाई देयर इज इन्फ्लेशन। हालांकि इसका जो क्वांटिटी थ्योरी का जो मेन क्रक्स है, हम ऑलरेडी पुराने वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बट स्टिल हम इसको अब प्रॉपरली डेफिनेट डिफाइन करेंगे और कुछ इक्वेशंस के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपको इन्फ्लेशन का कॉज बताता है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताता, कॉज बताएगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले फोकस करते हैं अपना मनी सप्लाई और उसकी डिमांड से रिलेटेड। देखिए, आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई और डिमांड क्या है, सबसे पहले हम इसी को ब्रेक डाउन करते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मनी, कि आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर मनी की क्वांटिटी कितनी है, कितना मनी आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर अवेलेबल है। मनी क्या होता है, हम सबको पता है। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसका मतलब अगर आपको मार्केट से कोई आइटम खरीदना है, अगर आपको कोई परचेज करनी है, तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। अब हर एक इकोनॉमी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी को मेजर करने के बहुत सारे एग्रीगेट्स अवेलेबल हैं, जिनको हम मनी एग्रीगेट्स बोलते हैं। जो बच्चे इकोनॉमिक्स को थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने जरूर M1, M2, M3 और M4 के बारे में जरूर पढ़ा हो। ये सारी क्या है, ये मनी सप्लाई को, क्वांटिटी ऑफ मनी इन योर इकोनॉमी को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं। हालांकि हम इस लेक्चर के अंदर इनके ऊपर नहीं जाएंगे। हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा M1 के ऊपर। नाउ द M1 मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज व्हाट। बेसिकली हम ये बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना लोगों के पास करेंसी इन हैंड है, जितना आपकी जेब में करेंसी है, जिसको हम बोलते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, प्लस जो पैसा आपके बैंक अकाउंट्स में पड़ा है, जिनको हम सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं और जिनको हम बैंक डिपॉजिट्स बोलेंगे। देखिए, ये पैसा क्या है, ये भी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है, तो आइदर यू कैन पे देम कैश, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट देम अ चेक। सो जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, वो भी तो क्या है, वो भी तो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपके हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, उसके ऊपर कंट्रोल है आपका। तो जब हम किसी इकोनॉमी के अंदर करेंसी इन सर्कुलेशन और बैंक डिपॉजिट्स को एक साथ लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं M1 मनी सप्लाई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी की डिमांड हमारी इकोनॉमी में करता कौन है। तो ये तो हो गई आपकी, टेक्निकली हमने मनी सप्लाई देख लिया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई होता क्या है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हमारी इकोनॉमी में मनी की डिमांड करता कौन है। जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एजेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हाउस होल्ड हो, फर्म्स हो, सारे मनी की डिमांड करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पिछले लेक्चर से एक पैटर्न तो आपको दिख गया होगा कि हम जब भी एक मॉडल को क्रिएट करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक इन्फ्लेशन का मॉडल क्रिएट कर रहे हैं उसको समझने के लिए, उसके कॉजेस को समझने के लिए। मनी डिमांड को जब हम स्टडी करेंगे, तो इसका भी हम मॉडल, एक सिंपल मॉडल सबसे पहले डिफाइन करेंगे अपनी इकोनॉमी को समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बात करते हैं मनी डिमांड जो कि कर रहा है हाउस होल्ड। आई थिंक ये बड़ा ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि हाउस होल्ड मनी की डिमांड क्यों करता है। क्योंकि भाई इसने कुछ कंजम्पशन करनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है, तभी तो मनी की डिमांड कर रहा है। इसको मार्केट से आलू टमाटर प्याज खरीदना है, इसको कहीं पे किसी को रेंट पे करना है, वो सारे खर्चे हाउस होल्ड करता है, तो इसलिए मनी की डिमांड करता है। और उसके बाद हमारे पास आती है फर्म्स, फर्म्स या प्रोड्यूसर, या जो हमारी इकोनॉमी में उत्पाद करने वाले लोग, प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं। ये क्यों मनी की डिमांड करते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इनको अपना इनपुट परचेज करना है, परचेजेस ऑफ इनपुट। ये दो सेक्टर्स हैं, हम जब भी अपने इकोनॉमिक मॉडल को बनाएंगे, डिफाइन करेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद दीज टू economic agents, household or firms. To understand money demand, the first and foremost thing which you have to understand कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई को हम एक पीरियड के लिए चेक करते हैं। हम एज ऑन डेट नहीं देखते, हम एक पीरियड की बात करते हैं।
तो अगर मैं एक ईयर मान लूं, ईयर, और उसको मैंने नोटेशन दे दी टी की। नाउ एक ईयर टी के अंदर जो वाई टी है, दैट इज वाई टी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल अमाउंट ऑफ परचेजेस। परचेजेस बोल लीजिए या आप कंजम्पशन समझ लीजिए, जो भी आपको सिंपल लगे टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट हम इन टर्म्स ऑफ मनी ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो एक साल जिसको हमने टी बोला, 2001, 2002, 2020, एक पर्टिकुलर साल बोलने के बजाय मैं उसको एक नोटेशन दे रहा हूँ टी के नाम। तो अगर टी एक ईयर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो वाई टी है, वाई टी रिप्रेजेंट करता है उस साल, उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ परचेज या कंजम्पशन की कितनी डिमांड हुई है। इसीलिए इसको मैं क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई 500 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, जितने भी यूनिट्स है, लेकिन है क्वांटिटी के अंदर। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्वांटिटी से हम क्या करेंगे? हमें तो उसका टोटल अमाउंट इन परचेजेस चाहिए, दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट टोटल अमाउंट ऑफ परचेजेस। अब क्वांटिटी आपके पास गिवन है, अगर आपको अमाउंट ऑफ परचेज निकालना है तो आपको क्या चाहिए होगा? वेरी गुड, यू नीड अ प्राइस लेवल। मान लीजिए इस टी ईयर के अंदर जो मेरा प्राइस लेवल था उसको मैंने डिफाइन किया पी टी के नाम से, कि भाई मेरी इकोनॉमी के अंदर वाई टी रिप्रेजेंट करता है टोटल परचेजेस या कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। वाई टी रिप्रेजेंट कर दिया, पीटी रिप्रेजेंट करता है उस साल मेरी इकोनॉमी में प्राइस लेवल कितना था। तो अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ परचेजेस कैलकुलेट करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ परचेजेस, सो आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस। हाउ डू यू फाइंड आउट दी वैल्यू? आपने पीटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई टी से। सो इन एनी गिवन ईयर से टी, आपकी इकोनॉमी के अंदर टोटल परचेजेस कितनी है? टी इंटू टी। ना अब यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके बाद, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और जो शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा। मान लीजिए ये जो मेरे पास पीटी आया, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ परचेज आया, वो आया 100 रुपए का। इसका मतलब ये 100 रुपए रिप्रेजेंट करता है एक साल के अंदर मेरी इकोनॉमी के अंदर टोटल कितनी परचेजेस हुई हैं। लेकिन क्या ये 100 रुपए की परचेज एक बार होती है? द आंसर इज नो। दिस 100 रुपीज ऑफ परचेज हैपेंस इन द ईयर टोटैलिटी में। लेकिन ये 100 रुपए की परचेज एक बार नहीं होती। मतलब कभी 1 रुपए की परचेज होगी, फिर 3 रुपए की परचेज होगी, फिर 2 रुपए की परचेज होगी, फिर 5 रुपए की परचेज होगी, एंड लाइक दिस थ्रू आउट द ईयर द टोटल परचेज वुड बी 100 रुपीज। इसका मतलब मेरी इकोनॉमी के अंदर जो पैसा होना चाहिए वो 100 रुपए नहीं होना चाहिए। और यहीं से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी ऑफ मनी का। आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल आल्सो। वेलोसिटी ऑफ मनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई क्योंकि आपकी इकोनॉमी के अंदर ये जो 100 रुपए की परचेज है, ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही हो रही है। पहले मैंने परचेज किया 10 रुपए का, वो 10 रुपए किसी और के पास चले गए। फिर उसने अपना 10 रुपए का परचेज किया, वो 100 रुपए वो 10 रुपए किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए। उस थर्ड पार्टी ने परचेज किया, तो वो 10 रुपए किसी फोर्थ पार्टी के पास चले गए। वो फोर्थ पार्टी ने फिर परचेज किया, वो फोर्थ पार्टी ने पैसा ट्रांसफर कर दिया फिफ्थ पार्टी को, और फिर उसने 10 रुपए की परचेज की। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर जो मनी है वो बार 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 टर्न ओवर हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ मनी को हम डिफाइन करते हैं एवरेज नंबर ऑफ टाइम व्हेन our money is turnover। तो अब आपको मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूं कि आपकी इकोनॉमी में जो मनी है वो 10 बार टर्नओवर होता है। मतलब 10 टाइम्स दैट सिंगल पीस ऑफ 10 रुपी नोट्स चेंजेस हैंड। दिस मीन्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यू डोंट नीड 100 रुपीज, यू ओनली नीड 10 रुपीज इन योर इकोनॉमी। क्यों? भैया 10 रुपए बार बार यूज होगा ना, और मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी इकोनॉमी में वेलोसिटी ऑफ मनी 10 है, तो ये 10 रुपए 10 बार चेंज ऑफ हैंड करेगा। तो टोटल परचेज कितनी हो गई सर? 10 रुपए थे और 10 बार ये हैंड चेंज किया है। पहले मैंने परचेज की, फिर दूसरी पार्टी ने, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 पार्टियों ने ये 10 रुपए की परचेज की एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इन अ गिवन पीरियड। 1 साल, 2 साल, 3 साल, वैसे यूजली 1 साल की बात करते हैं जब भी हम ईयर की बात करते हैं। तो इसका मतलब एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मुझे अपनी इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल मनी डिमांड निकालनी है, एक्चुअल मनी डिमांड, तो वो मैं सिर्फ पीटी इंटू वाईटी को मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकता। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी बार बार चेंज ऑफ हैंड करता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे 100 रुपए की जरूरत नहीं है। आई हैव टू डिवाइड इट बाय वीटी।
वीटी इज नथिंग बट माई वेलोसिटी ऑफ मनी इन दैट टी ईयर। उस टी ईयर में मेरी इकोनॉमी में मनी की क्या वेलोसिटी थी उसको मैंने वीटी से डिफाइन कर दिया। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन जो कि मुझे बताती है कि एक्चुअल मनी डिमांड मेरी इकोनॉमी में कितना होना चाहिए। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके यू कैन गो बैक एंड यू कैन वॉच दिस अगेन। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट एज स्लोली एज पॉसिबल एंड एज सिंपली एज सिंपल एज पॉसिबल। नाउ आगे बढ़ने से पहले वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ये जो मनी डिमांड है ये आपको मनी की डिमांड के बारे में आइडिया देती है। नाउ मनी सप्लाई हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया है। M1 वाज अ मनी सप्लाई। नाउ किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, अब जो बच्चे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा इक्विलिब्रियम कब आता है कि जब मनी डिमांड विल बी इक्वल टू व्हाट, मनी सप्लाई। ये तो भाई इकोनॉमिक्स 101 है। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगी हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था एक संतुलन की स्टेज में आ जाती है। मनी डिमांड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, विच इज प्राइस ऑफ टी ईयर इनटू टोटल आउटपुट ऑफ दैट टी ईयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मनी इन दैट टी ईयर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, हमने मनी सप्लाई क्या मान के चली है, M1। ऑब्वियस बात है M1 उस साल की डिग्री तो उसको हम एमटी बोल देते हैं। ये मनी सप्लाई फॉर दैट टी ईयर वुड बी एमटी। कैलकुलेशन इसकी M1 के हिसाब से होगी। M1 इज द एग्रीगेट जहां पे हम सर्कुलेशन, करेंसी सर्कुलेशन लेते हैं और बैंक डिपॉजिट लेते हैं उस टी ईयर का, तो वो एमटी को उससे मैंने एमटी डिनोट कर दिया और जैसे एक हमारा एक एट अ पार बना रहा है। नाउ यहां से अगर मैं एक इक्वेशन डिराइव करूं, दैट इज मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पीटी इनटू वाईटी, ये मेरी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन होती है। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि जहां पे मेरी मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल हो जाती है। अब क्वेश्चन आपका सबसे पहले यही आएगा कि सर इससे इन्फ्लेशन का क्या लेना देना। अब यहीं से बिफोर फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास जनरेट होती है तो क्वांटिटी थ्योरी, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो का मेन टॉपिक है, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ाने के लिए ये जरूरी था कि आपको इस इक्विलिब्रियम की स्टेज तक लाया जा सके। अब इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम कुछ एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एजम्पशंस मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा आउटपुट है दैट इज वाइट और जो हमारा वेलोसिटी है वीटी, इनको हम ये मान के चलते हैं कि ये चेंज नहीं होते, दे डू नॉट चेंज। ये हमारी अजम्पशन है। किसी भी थ्योरी को डेवलप करने के लिए बहुत सारी अजम्पशन का सहारा लिया जाता है ताकि उस थ्योरी को सिंपल से सिंपल टर्म्स में समझाया जा सके। हम आउटपुट को और वेलोसिटी को चेंज नहीं करते, हम ये मान के चलते हैं कि ये चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट है। तो इसलिए जो वीटी है उसको मैं सिंपली वी भी लिख सकता हूँ, वाईटी को मैं वाईटी ही लिखूंगा, लेकिन जो वीटी है वीटी विल बी रिप्लेस्ड बाय वी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। लेकिन दोनों को ही मैं ये मान के चलूंगा कि ये कांस्टेंट है, दे डू नॉट चेंज थ्रू आउट द टी ईयर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। हमने अभी अभी क्वांटिटी थ्योरी से पहले जो इक्विलिब्रियम डिफाइन किया है वो क्या है, दैट इज मनी सप्लाई इनटू वीटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एट टी ईयर मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटपुट ऑफ दैट टी ईयर। अगर यहां से मैं प्राइस को डिफाइन करना चाहूं तो प्राइस टी विल बी डिफाइंड हाउ, दैट इज सिंपल, वाई उठ के कैसे हटा के डिवाइड में हो जाएगा, मनी सप्लाई इनटू वीटी, वीटी को मैं सीधा वी से डिनोट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय वाई टी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस को डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नाउ इन्फ्लेशन की अगर मैं एक जनरल इक्वेशन निकालूं, इन्फ्लेशन इज व्हाट, इट इज चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, पीटी क्या है, प्राइस लेवल ही है। तो अगर इन्फ्लेशन की एक जनरल इक्वेशन बनाई जाए तो क्या होती है, दैट इज सर जो हमारा पीटी प्लस वन है माइनस पीटी डिवाइड बाय पी। आई एक्सप्लेन दिस। करंट ईयर का प्राइस दैट इज टी प्लस वन माइनस प्रीवियस ईयर का प्राइस दैट इज पीटी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस। भाई आज मेरा प्राइस हो गया 12 रुपए, पिछले साल ये प्राइस 10 रुपए का था, डिवाइडेड बाय 10 रुपीज। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई 20% का इन्फ्लेशन आ गया। वही चीज मैंने यहाँ पे की है, दैट इज प्राइस ऑफ टी प्लस वन पीरियड माइनस प्राइस एट टी पीरियड डिवाइडेड बाय प्राइस एट टी पीरियड। इन्फ्लेशन को मैं मान लीजिए आईटी से डिनोट कर रहा हूँ। व्हाट, आई ऑलरेडी हैव अ इक्वेशन ऑफ पीटी। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो दिस विल बी, मैंने इनको एलसीएम को अगर तोड़ दिया तो पी
टी प्लस वन डिवाइडेड बाय पी टी माइनस वन। ये माइनस वन अपनी यहाँ पे आ जाएगा, तो वन प्लस इन्फ्लेशन का रेट शुड बी इक्वल टू प्राइस एस टी प्लस वन लेवल डिवाइडेड बाय प्राइस एट टी लेवल, दैट इज टी पीरियड, टी प्लस वन पीरियड एंड टी पीरियड। सो आई नो कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये 12th क्लास के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। ये जरूरी है जो इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हैं या जो हायर लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत रेलिवेंट है। नाउ इन्फ्लेशन को हमने डिफाइन कर दिया, वन प्लस आई टी दैट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू प्राइस एज टी प्लस वन पीरियड। You have price as t plus 1 period and this is price at t period. Now, let's move forward. Using this equation and अब मैं वापस एक बार प्राइस की इक्वेशन ले आऊं। प्राइस की इक्वेशन जो हमने पिछले वाले पार्ट में डिस्कस करी थी, जो कि हमने ये डिफाइन करी है, Pt इज इक्वल टू एम टी वी डिवाइडेड बाय वाई टी। मैं इसको यहाँ पे सामने लिख लेता हूँ ताकि बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े। हमने डिफाइन किया था दैट इज प्राइस ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, mt into v divided by y3. That is the price at t level is equal to what? Money supply at t level into velocity divided by total output of t period. अब यहां से मैं t की वैल्यू है तो t plus 1 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। I'll just write it down. I'll write it down and I'll then explain it ताकि confusion ना हो। t plus 1 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मनी सप्लाई एट t plus 1 लेवल इंटू v, क्योंकि v मैंने कांस्टेंट मान के चला है तो v t प्लस वन पे भी सेम रहेगा और t पे भी सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय y दैट इज आउटपुट एट t प्लस वन लेवल डिवाइडेड बाय pt पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? pt को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेम इक्वेशन, दैट इज mt मनी सप्लाई एट t लेवल इंटू v डिवाइडेड बाय y। आप देख पा रहे हैं v को कैंसिल कर देगा। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो आई कुड से एम टी प्लस वन डिवाइडेड बाय एम टी इंटू वाई टी डिवाइडेड बाय वाई टी प्लस वन। और ये पूरी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? वन प्लस इन्फ्लेशन का जो हमने रेट लेके चला है, वन प्लस इन्फ्लेशन रेट एट टी पीरियड। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको थोड़ा थोड़ा क्लोज लेकर जाएगी आपके इन्फ्लेशन के कॉस्ट के लिए। हाँ, यहां से थोड़ा टेक्निकल मामला है, हालांकि पूरा मामला ही टेक्निकल है, लेकिन यहां से हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। टेक लॉग ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन के अंदर हमने दोनों जगह लॉग लिखा। सो मैं लॉग को सॉल्व नहीं करूंगा, आई सिंपली राइट डाउन, उसको सॉल्व करके हमारे पास क्या इक्वेशन आती है। टेकिंग लॉग एट बोथ साइड आई विल गेट दैट इन्फ्लेशन रेट दैट इज I at t period is equal to what? It is log of mt plus 1 minus log of mt, माइनस करेंगे log of y t plus 1 माइनस log of y। कुछ नहीं किया हमने, दोनों का लॉग लेके और लॉग को सॉल्व कर दिया है। ln इसलिए इट्स अ लॉग ऑफ नेचुरल नंबर, बेस में नेचुरल नंबर है। इस इक्वेशन को अगर आपने समझना है, इसे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारी इक्वेशन होती है जिससे हम इन्फ्लेशन को डिराइव करते हैं। नाउ जो आपको इस इक्वेशन के अंदर समझना है वो ये समझना है, दिस इज व्हाट m रिप्रेजेंट्स माय मनी सप्लाई, सो एम टी प्लस वन माइनस एम टी। और आपको एक और चीज बताता हूँ, ये ना एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, अब वो अभी पता लगेगा क्योंकि लॉग लिया है तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेशन की बात होती है और ज्यादातर अप्रोक्सीमेशन यही चलता है। सो log of money supply at t plus 1 minus log of money supply at t level और t period, इससे आपको क्या पता लगेगा? इससे हमें पता लगेगा कि हमारी मनी सप्लाई की ग्रोथ रेट क्या है। ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई कि फ्रॉम t टू t प्लस वन हमारी मनी सप्लाई में कितना ग्रो हुआ है। और ये जो आउटपुट है ये हमें क्या बता रहा है? एग्जैक्टली ये हमें बताएगा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट फ्रॉम टी पीरियड टू टी प्लस वन पीरियड, कि आज और अगले साल। तो आज का पीरियड प्लस आज का पीरियड प्लस वन, तो ऑब्वियसली बात है वो नेक्स्ट पीरियड की बात कर रहा है। अब इस इक्वेशन को हम समझेंगे फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी डिमांड। मनी डिमांड की इक्वेशन अगर आपको याद हो, अगेन ये
टॉपिक जो है बहुत टेक्निकल टॉपिक है, 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। ये जो बच्चे इकोनॉमिक्स को हायर लेवल पे पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ऑनर्स हो गया, या जो आई थिंक बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। सो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। खैर, मनी डिमांड को हमने कैसे डिफाइन किया था? अगर आपको याद हो, प्राइस एट टी लेवल इनटू क्वांटिटी एट टी लेवल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट टी लेवल। पीछे वाले पार्ट में जाके आप इसको वापस पढ़ देख सकते हैं एक बार। अब एक बात बताइए, मैं पहली जो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आपका आउटपुट ग्रोथ है दैट इज वाई टी और वाई टी वन, ये वाला लेवल आउटपुट ग्रोथ आपकी इकोनॉमी में ज्यादा हुआ है, इट इज ग्रेटर देन द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की जो ग्रोथ है कांस्टेंट मान लीजिए या कम मान लीजिए, जब आपने उसका आउटपुट ग्रोथ से कंपेयर किया। तो एक बात बताइए, सिंपल सीधी बात है, आपकी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं है, मनी सप्लाई आपकी जेब में नहीं है, तो क्या बात होगी? आप लोग बोलोगे सर फिर मनी डिमांड ऊपर जानी चाहिए, मनी डिमांड शुड गो अप। भाई सिंपल सीधी बात है, आपके जेब में पैसा नहीं है क्योंकि मनी सप्लाई कम है और आउटपुट ग्रोथ ज्यादा हुआ है। प्रोड्यूसर्स ने ज्यादा प्रोडक्ट को बनाया है, ज्यादा लैपटॉप बनी है, ज्यादा गाड़ियां बनी है, ज्यादा घर प्रोड्यूस हुए हैं। तो सिंपल सीधी बात है सर, मनी डिमांड ऊपर जानी चाहिए। लोग अब पैसा डिमांड करेंगे कि भाई आउटपुट खरीदना है तो पैसा डिमांड किया जाएगा। इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर, इनफैक्ट यूएस को छोड़कर मैक्सिमम इकोनॉमीज के पास ये लग्जरी नहीं है कि मनी डिमांड को एकदम से बढ़ा दिया जाए। एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर मनी डिमांड बढ़ाने के लिए लोग ये बोलते हैं कि भाई पैसा क्यों नहीं छापते, वाई डोंट वी प्रिंट आर रूपी टू इंक्रीज द मनी डिमांड। सरकार क्या करे, पैसा छाप दे और हर गरीब बंदे के पास 2-2 3-3 लाख रुपए पहुंचा दे। इट इज नॉट अ राइट, क्योंकि इससे हम इन्फ्लेशन स्पाइरल के अंदर फंस जाते हैं। मनी सप्लाई को अगर हम मनी डिमांड को अगर हम कांस्टेंट रखना चाहें, और वी आर फेसिंग विद दिस प्रॉब्लम कि भाई आउटपुट ग्रोथ ज्यादा है और मनी सप्लाई कम है, सो वी कैनॉट चेंज मनी डिमांड। हमारे पास कोई लग्जरी नहीं है, सिर्फ अमेरिका के पास कोई लग्जरी है क्योंकि उसके पास डॉलर की डिमांड हमेशा रहती है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज डॉलर्स में अपना रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, उनको जितना मिल जाए उतना कम है। तो अमेरिका कल को डॉलर छापेगा तो उसके पास खरीदने वाले खड़े हैं, रुपये छाप के हमारे पास कोई लग्जरी नहीं रहती। सो वी हैव टू कीप आवर मनी डिमांड कांस्टेंट। सो आई विल आस्क यू दिस, आउटपुट ग्रोथ बढ़ी है मतलब सामान ज्यादा बना है, आपके पास पैसा नहीं, मनी डिमांड ऊपर ना चली जाए, मनी डिमांड कांस्टेंट रहे, तो आप क्या करोगे? आप ये इंश्योर करोगे कि जो आपका आउटपुट खरीदने के लिए पैसा चाहिए वो पैसा गिर जाए, आउटपुट की कीमत गिर जाए। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइसेस विल फॉल। जो गाड़ी 3 लाख रुपए की थी, अब वो गाड़ी 2.5 लाख या 2 लाख में बिकना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? भाई अगर 3 लाख में ही डिमांड करूंगा तो मनी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन मैं मनी डिमांड को कांस्टेंट रखना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास कोई लग्जरी नहीं है पैसा छापने की। सो अल्टीमेटली टू काउंटर दिस दिस सिनेरियो, द प्राइसेस विल फॉल, ताकि मनी की डिमांड कांस्टेंट रहे, दैट द मनी डिमांड शुड स्टे कांस्टेंट। चलिए दूसरे सिनेरियो की तरफ जाते हैं, दैट इज सिनेरियो नंबर 2। एग्जैक्टली मनी सप्लाई बढ़ी है, द मनी सप्लाई हैज गॉन अप बट द आउटपुट ग्रोथ हैज बीन स्टैग्नेंट बोल दीजिए, कांस्टेंट बोल दीजिए, या हुई है लेकिन रिलेटिव टू दी मनी सप्लाई बहुत कम हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपकी जेब में पैसा है खरीदने के लिए, लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट नहीं। तो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट को ग्रो करना इतना आसान नहीं और इतना जल्दी हो भी नहीं सकता। रीजन, अगर कल को गाड़ी की डिमांड बढ़ती है, मेरे पास पैसा है, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो टाटा मोटर्स को या हुंडई को या महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर वो गाड़ी बनानी है तो उसको एक यूनिट लगानी पड़ेगी, उसको बंदे हायर करने पड़ेंगे, उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। एक गाड़ी की यूनिट फैक्ट्री लगने में ही साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। फिर कब उनकी हायरिंग होगी, कब रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा और कब वो गाड़ी मार्केट में आएगी। इस केस में टू मीट दी मनी सप्लाई को मीट करने के लिए मेरी मार्केट डिमांड को मुझे काउंटर करना पड़ता है। अब मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है लेकिन मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं है, सो हाउ कुड आई टैकल दिस सिचुएशन? आई विल, मतलब नॉट आई, द मार्केट फोर्सेस विल इंक्रीज दी प्राइसेस। कि जो गाड़ी मार्केट में 2.5 लाख रुपए की बिक रही थी, अब उस गाड़ी की कीमत 3 लाख या 3.5 लाख रुपए हो जाएगी, ताकि वो जो एक्सेस मनी सप्लाई है उसको काउंटर किया जा सके। सो दिस इज माई क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टॉपिक 12वीं क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और आपको अगर नहीं समझ में आता तो कोई इशू नहीं है, जब आप हायर लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो तब आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा।
जो बच्चे इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के छोटे और बड़े टॉपिक्स को समझने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।